So let us start, students. Try to understand the concept very clearly. Yesterday I started with, as you know, conditions and warranties का मीनिंग पढ़ने के बाद, उसका डिफरेंस समझने के बाद, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड फाइनली हमने एक सेक्शन 13 पढ़ा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टफ है बच्चों। वहां हम क्या पढ़ रहे थे, आइडिया आ गया था कि कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे बायर का जो राइट है ना, राइट टू रिसाइन द गुड्स, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, वो वेव कर देता है, या जिसको हम कहेंगे वेयर ही ट्रीट्स ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो बच्चों सीधी बात है, क्रक्स क्या निकल के आता है इसमें कि अगर बायर अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में अगर कन्वर्ट कर देता है, मान लो, तो बच्चों इन दैट केस he will not be entitled to reject the goods। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर सकता, गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या क्लेम कर सकता है, टाइप करो। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट करता है तो फिर बायर उसके बाद गुड्स तो रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट ही कैन क्लेम क्या। हेलो, आवाज आ रही बच्चा? क्या क्लेम कर सकता है वो? कल पढ़ाया था ना बच्चा, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को बायर ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करता है तो इन दैट केस वो गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। बराबर है, जो भी उसको डैमेजेस हुआ है या नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वो सेक्शन 13 मैंने कल बोला भी था आपको कि आप अच्छे से पढ़ के आना। फिर बच्चों भी स्टार्टेड विथ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, विच इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है, बायर एंड सेलर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट करते समय जब वो कोई स्टिप्यूलेशन शर्त रखते हैं, आइदर रिटन और स्पोकन, चाहे ओरली या राइटिंग में, तो बच्चों उसको हम एक्सप्रेस कंडीशंस कहते हैं। एंड उसके न फुलफिल होने पर, एज यू नो, कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ है तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस। तो बच्चों एक्सप्रेस कंडीशन बहुत ही आसानी से सबको क्लियरली समझ में आ जाता है, बट व्हाट अबाउट इम्प्लाइड कंडीशन? आई स्टार्टेड डिस्कशन यस्टरडे कि इम्प्लाइड कंडीशन बेसिकली क्या होता है। तो बच्चों इम्प्लाइड कंडीशन वो कंडीशंस हैं जो पहले से ही एजम्पशन किए जाते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग दिस? पहले से ही क्लियरली बच्चों वो एजम्पशन किया जाता है कि ये वो कंडीशंस हैं जो लॉ प्री एजम्पशन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये पहले से ही मौजूद है। इसके लिए अलग से कोई एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, एंड बच्चों यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि इवन इम्प्लाइड कंडीशन विच इज अज्यूम्ड बाय लॉ, बराबर है, अगर इसका भी ब्रीच होता है फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर अगर इम्प्लाइड कंडीशन का भी अगर ब्रीच करता है, ब्रीच समझ गया ना, अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ये केस में भी बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, कैन क्लेम रिफंड ऑफ हिज प्राइस, एंड बच्चा अगर नुकसान हुआ है तो कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो बच्चों आज हमें वही समझने हैं कि लॉ जो है वो किन कंडीशंस को इम्प्लाइड मानता है, एज्यूम्ड, प्री एजम्पशन करता है कि ये पहले से ही मौजूद होंगे। उसमें से बच्चों एक आइडिया मैंने ऑलरेडी दे दी थी, पहले आप मेरी लैंग्वेज में सुन लो एंड समझ लो। एक है कंडीशन एज टू टाइटल, बराबर है, कंडीशन एज टू टाइटल।
अब बच्चों कल ही मैंने पूछ लिया था, आपको याद होगा तो, टाइटल का मतलब राइट टू सेल गुड्स। ओके, राइट टू सेल गुड्स। तो बच्चों जब भी कोई बायर एंड सेलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी स्टिपुलेशंस करते हैं, शर्त रखते हैं, तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि टाइटल को लेकर नॉर्मली कोई डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि लॉ पहले से अजम्पशन करता है कि जो सेलर, बहुत ध्यान से सुनना, जो सेलर गुड्स बेच रहा है बायर को, जो सेलर गुड्स बेच रहा है, वो सेलर के पास गुड्स बेचने का राइट्स है। सेलर इज हैविंग राइट टू सेल द गुड्स। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर विल हैव राइट टू सेल द गुड्स इन फ्यूचर। ये हम पहले से ही एजम्पशन करते हैं, लॉ का एजम्पशन है कि अगर सेलर गुड्स को सेल कर रहा है तो वो गुड्स सेल करने का उसके पास राइट है। या अगर एग्रीमेंट टू सेल की हम बात करें, जहां फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो बच्चों इन दैट सिनारियो ऑल्सो सेलर के पास राइट होगा गुड्स बेचने का, ऐसे अजम्पशन है। ओके, आपको मैंने कल भी पूछा था कि आप कहीं पर भी शोरूम या दुकान में जाते हो एंड सामान खरीदते हो सामने वाले से, तो क्या कभी पूछते हो क्या, आर यू ओनर ऑफ दिस गुड्स, डू यू हैव एनी राइट टू सेल दिस गुड्स? ऐसे प्रश्न कभी करते हो क्या? नहीं। आप बाय डिफॉल्ट एजम्पशन कर लेते हो कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है एंड गुड्स बेच रहा है, उसे गुड्स बेचने का राइट्स है, उसके पास टाइटल है। अगर सेल कर रहा है तो उसके पास गुड्स सेल करने के राइट है, एंड अगर एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है तो उसको फ्यूचर में राइट मिलेगा गुड्स बेचने का, ऐसे अजम्पशन करना पड़ेगा। बराबर है बच्चों? मैं अभी पॉइंट पर आता हूँ, आप मुझे जरा आंसर देना। इधर देखो, मैं एक्स वाई एंड जेड का तीन पार्टी का एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, ध्यान दो। बच्चों एक्स है ना, उसने क्या किया, जेड के गुड्स की, कुछ गुड्स थे जेड की, उसका चोरी किया। समझ गया ना बच्चों? स्टोलन। एक्स ने जेड के कुछ गुड्स है ना बच्चों, स्टील किए यानी चोरी किए। जेड बोला तो गुड्स का ओनर था, सही है ना? इसका कुछ गुड्स है ना, एक्स ने चोरी किया, एंड एक्स ने वो गुड्स चोरी वाला जाके वाई को सेल कर दिया, एंड वाई ने इसे गुड्स गुड फेथ में खरीद लिया, मान लो। अब वाई ने एक्स से जो गुड्स खरीदा, वाई को नहीं पता था कि ये चोरी वाला गुड्स है, स्टोलन गुड्स है। वाई को लगा कि एक्स गुड्स बेच रहा है, मतलब एक्स का ही होगा, एंड एक्स के पास राइट होगा ये गुड्स बेचने का, टाइटल होगा। तो वाई ने गुड्स खरीद लिया, एंड वाई वो गुड्स यूज कर ही रहा था एक दो दिन बाद, तो ये ओनर ने देख लिया एंड वो पहचान गया कि ये मेरा गुड्स है। अब ये जेड ने क्या किया, वो गुड्स वाई से डिमांड किया। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या जेड गुड्स को डिमांड कर सकता है? क्या वाई को देना पड़ेगा गुड्स ट्रू ओनर को? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं बच्चे? हेलो, यस, सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ बच्चों, मेरा क्वेश्चन समझा क्या? एक्स ने जेड का गुड्स चोरी करके वाई को बेचा, एंड वाई वो गुड्स यूज कर रहा था, तो जेड ने देख लिया कि ये गुड्स मेरा है, एंड उसने वाई से वो गुड्स मांगा। तो क्या वाई को वो गुड्स वापस करना पड़ेगा? उसके असली ओनर को क्या वो गुड्स वापस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। प्रियांशु नो कैसे? आंसर यस। रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि एक्स ने जो वाई को गुड्स बेचा, क्या एक्स के पास टाइटल था क्या गुड्स बेचने का?
क्या एक्स के पास कोई टाइटल था क्या गुड्स बेचने का? वो तो चोरी का माल था ना। तो जब एक्स के पास टाइटल नहीं है गुड्स का, तो जो खरीदेगा वो कहाँ से ओनर बन जाएगा, उसको कहाँ से टाइटल मिलेगा? इसलिए बच्चों यहाँ पे आपको लगता नहीं सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है? सेलर कौन है यहाँ पर? एक्स। उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है कि नहीं? उसके पास गुड्स को बेचने का टाइटल ही नहीं है, फिर भी वो गुड्स बेच रहा है। तो बच्चों यहाँ पर कंडीशन एज टू टाइटल ये ब्रीच हो गया। एंड ऐसे केस में बच्चों बायर को क्या करना पड़ेगा? वो गुड्स रियल ओनर को देना पड़ेगा, गुड्स रियल ओनर को देना पड़ेगा एंड एक्स से अपना प्राइस वापस मांगना पड़ेगा। तो वाई इज गोइंग टू क्लेम हिज रिफंड ऑफ प्राइस फ्रॉम एक्स and Y is going to give those goods back to real owner. बच्चा, have you understood the example? कहीं ना कहीं बच्चों कंडीशन एज टू टाइटल, ये जो इम्प्लाइड कंडीशन होता है ना कि बेचने वाले को बेचने का राइट्स होगा, ये कहीं ना कहीं ब्रीच हो गया, क्योंकि एक्स ने जो गुड्स बेचा वो चोरी का था, उसके पास खुद ही टाइटल नहीं है गुड्स बेचने का, तो वो किसी और को कैसे पास ऑन करेगा टाइटल? बच्चा, आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? यस एवरीवन। अब एक काम करते हैं बच्चों, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको थोड़ा लिख के समझाया। एक काम करते हैं बच्चों, आपका जो सीए का इंस्टीट्यूट मटेरियल है, बुक है, उसमें भी क्या लिखा है जरा एक आइडिया ले लेते हैं। देखो, चलो जरा रिस्पांस दो। क्या प्रिंटेड नोट सामने दिख रहा है सबको? जल्दी बोलो। आ गया स्क्रीन पे प्रिंटेड नोट्स सभी के? आ गया ना? हाँ, दिख रहा है ना? देखो, चलो बच्चों देखो, इम्प्लॉयड कंडीशन में सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वही है, देखो, कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन 14A। बच्चा देखो, अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, अभी मैं पढ़ता हूँ। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी दिए हैं, उन्हें पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पहला इम्प्लॉयड कंडीशन जो है ना, कंडीशन एज टू टाइटल, आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन एग्रीमेंट to the contrary, the first implied condition on the part of seller is that, sentence देखो, the first implied condition on the part of seller is that, seller के एंगल से सोचो, in case of sale, sale समझते हो ना बच्चों, actual sale, in case of sale he has the right to sell the goods। मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ बच्चों, टाइटल का मतलब क्या? तो आंसर इज नॉट ओनरशिप, आंसर इज राइट टू सेल गुड्स। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो अगर कोई सेलर गुड्स को सेल कर रहा है तो ये प्री अजम्पशन है कि सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स, सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स। एंड अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स इन द फ्यूचर, ये अजम्पशन हो जाएगा। बच्चों पॉइंट नंबर बी देखो, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल he will have right to sell the goods at the time when property is to pass। Okay student, so first implied condition ये है कि सेलर, ये assumption है कि सेलर जब गुड्स बेचेगा तो वो बेचने का उसको हक है। एंड अगर ऐसा ब्रीच हो जाता है, मान लो इसका ब्रीच हो जाता है, जिसने बेचा उसके पास टाइटल ही नहीं था, तो आपको लगता नहीं कि आप वो गुड्स को रियल ओनर को देकर सेलर से अपना पूरा प्राइस क्लेम कर सकते हो? हेलो, गिव योर रिएक्शन, रिस्पॉन्स चाहिए। ओके अच्छा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? कि टफ लग रहा है सबको? क्लियर है ना बच्चों? मैं बहुत स्लो डिस्कशन कर भी रहा हूँ इसके लिए। ओके एंड बच्चों फिर क्या लिखा है देखो, इन सिंपल वर्ड्स द कंडीशन इम्प्लाइड इज दैट, क्या कंडीशन पहले से अजम्पशन है, इम्प्लाइड मतलब पहले से अजम्पशन है, that seller has right to sell the goods at the time when property is to pass। कम ऑन टाइप करो, प्रॉपर्टी का मतलब
व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास, जल्दी, प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग पढ़ाया था हमने यूनिट नंबर 1 में? यस बच्चों, थोड़ा तकलीफ दो हाथ को, टाइपिंग करो। ओनरशिप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओनरशिप, सभी का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। इफ द सेलर्स टाइटल टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, कितना क्लियर कट लाइन है देखो। अगर सेलर की जो टाइटल है राइट टू सेल गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, मतलब गलत साबित हो गई, इनडायरेक्टली ही इज नॉट हैविंग राइट टू सेल गुड्स, तो बायर को क्या करना पड़ेगा जिसने गुड्स खरीदा? बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। इज दैट ओके? बायर को क्या करना है, जो गुड्स उसने खरीदा है वो ट्रू ओनर को वापस कर देने का, एंड उसने जो प्राइस पे किया है सेलर को, है ना, डिफॉल्टर सेलर को, उससे वो पूरा प्राइस क्लेम कर सकता है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया बच्चों, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन हो गया। एंड व्हाट वाज दैट ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन? कंडीशन एज टू टाइटल। एंड बच्चों, व्हेन आई रीड दिस टू एग्जांपल्स आई थिंक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एक काम करो, एग्जाम्पल 1 आप पढ़ो, वो जो मैंने चोरी वाला एग्जाम्पल बताया था ना, चोरी का माल बेचना, चोरी करके लाया एंड किसी और को बेचना, आई थिंक वैसा ही एग्जाम्पल है। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1, ए परचेस्ड ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट। पहले टाइप करो इस एग्जाम्पल में बायर कौन है, सेलर कौन है, टाइप करो जल्दी। लेट मी अंडरस्टैंड वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। हेलो, ये फर्स्ट लाइन से क्या क्लियर हुआ? हु इज बायर, हु इज सेलर? Buyer is A, seller is B. A is a buyer, B is a seller. Very good. एंड बच्चों, लाइन से क्या समझ में आ रहा है? लाइन से क्या समझ में आ रहा है? क्या बी को, सेलर को गुड्स बेचने का टाइटल था? क्या ट्रैक्टर बेचने का टाइटल है उसके पास? नहीं, फिर भी उसने बेचा कि नहीं ए को? यानी कहीं से चोरी करके लाया होगा ये, बी कहीं से चोरी करके लाया होगा, किसी और का होगा, उसका टाइटल ही नहीं, फिर भी उसने वो बेचा ए को, यानी ए ने खरीदा। अब बच्चों आगे क्या हुआ देखो, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद द ट्रू ओनर, वो जो उसका ट्रैक्टर का असली मालिक था कि नहीं, ट्रू ओनर, स्पॉटेड द ट्रैक्टर, उसने ट्रैक्टर को देखा, एंड डिमांडेड इट फ्रॉम ए से उसने डिमांड किया कि देखो भैया ये मेरा ट्रैक्टर है, पता नहीं तुमको किसने बेचा, लेकिन ये ट्रैक्टर मेरा है, 2 महीने पहले चोरी हो गया था, आई वॉन्ट माई ट्रैक्टर बैक। उसने ए से डिमांड किया। हेल्ड, हेल्ड बच्चों जजमेंट क्या है देखो, हेल्ड दैट ए वाज, ए कौन है बच्चों? बायर, जिसने गुड्स खरीदा था ना सेलर से, ट्रैक्टर। ए वाज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू इट्स ट्रू ओनर। पहला ड्यूटी ए का ये है कि उसने वो सामान, ट्रैक्टर, उसके असली मालिक को हैंड ओवर कर देना चाहिए। एंड दूसरा, ए को क्या राइट मिलेगा कि वो सेलर के खिलाफ केस करें जिसके पास टाइटल नहीं था, फॉर द रिकवरी ऑफ परचेज प्राइस। Come on, tell me, have you understood the example? Immediate response चाहिए। Hey, that A was bound to hand over the tractor to its true owner, and that A could sue B, the seller, without title for the recovery of purchase price. बच्चों, we have example number 2 also. बहुत ही important examples है दोनों। एंड बच्चों, मुझे लगता है दोनों एग्जाम्पल से हम जो पढ़ रहे हैं ना, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, आई थिंक वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जब बेचने वाले को ही टाइटल नहीं है तो वो खरीदने वाले को कहां से टाइटल मिल जाएगा? बरोबर है? चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे ध्यान दो बच्चों, क्या लिखा है? इफ ए सेल्स टू बी, इफ ए सेल्स टू बी टीन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क लेबल्ड एज,
बच्चों लेबल पे मालूम है ना, एक नाम होता है, हमेशा कंपनी का एक ब्रांड नेम होता है, तो वही नाम है दिया। देखो, इफ ए सेल्स टू बी टीन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क labeled as CDF brand, and this is proved to be an infringement of N company's trademark. बच्चों मैंने अभी जो पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, शायद आपको क्लियर ना हो। पढ़ाई बच्चों के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट ना हो। तैयारी का साथी। बच्चों हु इज सेलर, कम ऑन टाइप द आंसर, हु इज सेलर? किसने बेचा ये कंडेंस्ड मिल्क के टीन्स? हेलो, हु इज सेलर हियर? ए, ऑफ कोर्स ए, वेरी गुड। सेलर ने बच्चों क्या क्या चालूगिरी की, समझा आपको? उसने जो मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क बेचा कि ने, टीन्स जो है, उस पे एन कंपनी का ट्रेडमार्क लगा दिया, स्टिकर लगा दिया। सीडीएफ ब्रांड का जो एन कंपनी का ट्रेडमार्क होता है ना बच्चों, ट्रेडमार्क समझते हो ना, नाम, लोगो होता है ना, बड़े बड़े ट्रेडमार्क, अमूल वगैरह है, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडमार्क हैं। तो ए ने क्या चालूगिरी किया, उसने अपने कंडेंस्ड मिल्क के टीन्स पर किसी बड़ी कंपनी का ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया और उसे बेचा। तो बच्चों आपको लगता नहीं एन कंपनी के ट्रेडमार्क का ये इन्फ्रिंजमेंट हो गया, मतलब उनके ट्रेडमार्क का ये वायलेशन हो गया? बच्चों आपका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, आप ये सोचो, आपका नाम यूज करके मैं अगर बिजनेस करूं तो आपको अच्छा लगेगा? आपके बिना परमिशन से? हेलो, आपका अच्छा नाम है मार्केट में, एंड आपके पूछे बिना मैं आपका नाम यूज करके बिजनेस करूं, फायदा करूं अपना, तो आपको पता चलने पर अच्छा लगेगा आपको? हेलो, नहीं लगेगा ना बच्चों। आप बोलेंगे गिरीश कैसे यूज कर सकता है हमारा नाम, वो भी हमारे बिना परमिशन से? हमने गुडविल बनाया, हमने अपना ट्रेडमार्क बनाया मेहनत करके, कोई और कैसे यूज कर लेगा? तो बच्चों ये ने यही गलती की, उसने एन कंपनी का ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया, एंड किसी और का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना बिना उसके परमिशन से बच्चों एक क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आपको लगता नहीं कि सेलर ए को कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन किया है कि नहीं? ए ने किसी और का नाम इस्तेमाल करके गुड्स का बेचना, बच्चों ये इम्प्लाइड कंडीशन का वायलेशन ही हो गया, कंडीशन एज टू टाइटल। ओके, तो मैं अभी पूरा पढ़ रहा हूँ, देखो। इफ ए सेल्स टू बी टीन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क लेबल्ड एज सीडीएफ ब्रांड, and this proved to be an infringement of N's company's trademark, it will be breach of implied condition that A had the right to sell. बराबर है? B in such case will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim damages from the reduced value. If the seller had no title and buyer has to make over the goods to the true owner, he will be entitled to refund of the price. तो बच्चों मुझे ये बताओ, ए ने बड़ी कंपनी का ट्रेडमार्क यूज करके बी को सामान बेचा, तो हाई रेट में बेचा होगा कि नहीं? हेलो, ज्यादा प्राइस में बेचा होगा कि नहीं? हेलो,
तो बच्चों अगर बायर को पता चला कि ए ने ऐसा चालूगिरी किया है, किसी बड़ी कंपनी का ब्रांड यूज करके मुझे सामान हायर प्राइस में बेचा है, तो आपको लगता नहीं बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? यस और नो? गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट्स होगा कि नहीं बायर के पास? बोलेगा कि ए ने धोखा दिया, मुझे किसी बड़ी कंपनी का ट्रेडमार्क यूज करके मुझे सामान बेचा। तो बच्चों सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है एंड बायर हैज इन दिस केस राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। बराबर है? बायर क्या करेगा, गुड्स के ऊपर का लेबल फाड़ के फेंक देगा एंड बच्चों रिड्यूस्ड वैल्यू के लिए वो डैमेजेस क्लेम करेगा। ए को कहेगा तेरी औकात है ही नहीं थी इतना प्राइस लेने की, तो फिर भी मेरे से ज्यादा प्राइस लिया किसी और का ट्रेडमार्क यूज करके, गलत है। तो या तो बायर गुड्स को रिजेक्ट कर देगा, अपना प्राइस क्लेम कर लेगा, या तो रिड्यूस्ड अमाउंट के लिए वो डैमेजेस क्लेम करेगा, कुछ भी हो सकता है। इज दैट ओके? एंड बच्चों एक लास्ट लाइन, बायर से अगर असली ओनर ने आके गुड्स ले लिया, असली ओनर, तो बच्चों आपको लगता नहीं बायर को पूरा प्राइस मिलना चाहिए गुड्स का सेलर से? हेलो, ट्रैक्टर वाला एग्जांपल अपना, अगर ट्रू ओनर ने अपना ट्रैक्टर लेके गया तो बायर को लगता नहीं ट्रैक्टर का पूरा पैसा सेलर से लेना चाहिए? हेलो, तो बच्चों कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल मैंने कवर कर लिया। बच्चों पॉइंट नंबर 2 जरा टाइप करो, हमारा सेकंड हेडिंग क्या है? हेलो, थोड़ा रिस्पॉन्स देते चलो बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है अपना? स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? अभी हम सेकंड इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सही है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। हाँ चलो बच्चों, अभी सेकंड इम्प्लाइड कंडीशन सेल बाय डिस्क्रिप्शन कैसे समझने का जरा देखो बच्चों। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल ऐसा है, मुझे आप बताना बच्चों, जैसे हम लोग अमेजोन पे वगैरह देखो ना, या टीवी पर, आपको मालूम है ना टेली मार्केटिंग आता है, कुछ मॉडल्स आते हैं, देखो सामान के बारे में बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, चिल्ला चिल्ला के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सुना है कि नहीं आप लोगों कि ये सामान है, इसको हम इतने में बेचेंगे, इसका इतना डिस्काउंट है कि नहीं? टेली मार्केटिंग आपने सुना ही होगा, टेलीविजन पे जो मार्केटिंग करते हैं, बरोबर है? तो बच्चों मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर बच्चों कोई ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट की जानकारी देता है, किसी प्रोडक्ट की जानकारी देता है, बरोबर है, तो उस प्रोडक्ट का वो जो डिस्क्रिप्शन करता है कि ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन समझते हो ना, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, इसका यूज क्या है, कौन से कलर में होगा, वो प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन करता है सेलर। मान लो सेलर ने जिस भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन किया एंड डिस्क्रिप्शन करके गुड्स को सेल किया, गुड्स के फीचर्स बताकर अगर गुड्स को सेल किया, तो आपको लगता नहीं इट इज इम्प्लाइड दैट कि बायर जब गुड्स को खरीदेगा तो उसको सेलर वही गुड्स सप्लाई करेगा विच आर एज पर डिस्क्रिप्शन? हेलो, ये इम्प्लाइड हो गया कि नहीं कि अगर सेलर अपने गुड्स को डिस्क्रिप्शन करके बेच रहा है तो बच्चों उसे वही गुड्स सप्लाई करने पड़ेंगे जो एज पर डिस्क्रिप्शन उसने बताया। बायर का ये राइट है कि वो वही गुड्स को एक्सेप्ट करे जो एज पर डिस्क्रिप्शन उसको बताया गया था एंड उसने वो डिस्क्रिप्शन सुन के ऑर्डर प्लेस किया। इज दैट ओके? बच्चों मुझे ये बताओ, अगर आप चने बेचने का एडवर्टाइजमेंट करते हो एंड सामने वाले को अगर चने के बजाय कोई और फूड ग्रेन देते हो तो चलेगा क्या? आप ऐसा बोलोगे कि चने के बदले वटाना ले लो? आपने क्या डिस्क्रिप्शन में कहा कि चने, तो चने ही देना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग दिस? तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन देते हो गुड्स का, तो बच्चों ये सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि उसने बायर को गुड्स वही सप्लाई करना है
जो दोनों के बीच में डिस्क्रिप्शन के तौर पर फाइनलाइज हुआ है। जैसा मैं फोन करके आपको गुड्स डिस्क्राइब करके बताऊं, बच्चों देखो सामान ऐसा है, ये शेप एंड साइज का है, ये कलर का है, इस कंपनी का है, इस क्वालिटी का है, सब मैंने गुड्स का फीचर्स आपको डिस्क्राइब कर दिया फोन पे। आपने मेरा डिस्क्रिप्शन सुनकर इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस किया। तो बच्चों आपको लगता नहीं मैंने जो डिस्क्रिप्शन बताया वही गुड्स मुझे सप्लाई करने चाहिए? एंड अगर गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिला तो चलो टाइप करो आंसर। सेलर के डिस्क्राइब किए हुए गुड्स अगर आपको नहीं मिले, इफ यू आर नॉट रिसीव्ड द गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन, तो बच्चों आपको क्या राइट मिलेगा एज अ बायर? आपको क्या राइट मिलेगा एज अ बायर? you have entitled to reject the goods. आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो, एडवांस दिया है तो एडवांस वापस मांग सकते हो। एंड बच्चों ये डीलिंग में अगर आपको कहीं नुकसान भी हो गया, अगर हो गया तो आप उसका डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि सेलर ने यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है। बच्चों ये इम्प्लाइड है कि इफ यू आर ट्राइंग टू सेल योर गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन, then it is implied that seller must deliver the goods to the buyer as per description. बराबर है? As per description. And if buyer is not getting the goods as per the description, buyer has the right to reject the goods. I hope आपको दोनों implied condition अब तक समझ में आ गए। बहुत स्लो डिस्कशन मैंने रखा भी है बच्चों। पहला कंडीशन क्या था अपना? implied condition as to title, एंड दूसरा implied condition as sale by description. ओके तो बच्चों थोड़ा क्योंकि फेमस एग्जांपल्स भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं क्या करता हूँ जरा ये भी रीड करता हूँ। देखो ये सामने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ा, तो जरा देखो ये क्लियर है क्या सबको? प्रिंटेड नोट्स आ गया बच्चों आपके सामने? हाँ आ गया ना? देखो बच्चों अभी सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है देखो, वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। बच्चों सीधी बात है, जब सेलर एंड बायर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड्स को सेल करने का एज पर डिस्क्रिप्शन, तो डोंट यू थिंक सो कि सेलर को वही गुड्स सप्लाई करने हैं जो एज पर डिस्क्रिप्शन उसने बताए? सीधी बात है, उसने बताने क्या बच्चे, इट इज अंडरस्टूड कि सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बायर को गुड्स बेचने का एज पर डिस्क्रिप्शन, देन ही मस्ट सप्लाई द गुड्स टू द बायर एज पर डिस्क्रिप्शन। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल करस्पॉन्ड्स विद डिस्क्रिप्शन। आपके डिस्क्रिप्शन से जो आपने गुड्स बेचा ना बच्चों, वो करस्पॉन्ड होना चाहिए, टैली होना चाहिए। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, बच्चे ये जो डिस्क्रिप्शन वाला रूल है ये किस रूल पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स। मानते हैं बात को? बच्चों अगर आपने किसी को चने बेचने का एग्रीमेंट किया है तो आप बायर को वटाना लेने के लिए कंपलसरी नहीं कर सकते। आपको समझा कि नहीं? जब आपने चने बेचने का एग्रीमेंट किया तो गिव द चने, चने की जगह बोलेंगे शिंगदाना ले लो, तो ऐसा चलेगा क्या? आपने पहला क्या बोला था चना बेचने का, कि चना जब बेचने के लिए बोला था डिस्क्रिप्शन चने का हुआ था, तो व्हाई यू आर नाउ सेलिंग मी शिंगदाना? आई एम यूजिंग पर्पसफुली दिस वर्ड फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ग्राउंड नट्स बोलते हैं ना हम लोग। तो बच्चों ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन के आइडिया समझ में आया आपको? तो बच्चों मैंने जो गुड्स डिस्क्राइब किए मैंने वो भेजे ही नहीं आपको, कुछ और गुड्स भेज दिया which are not tally with description. तो as a buyer you have right to reject the goods. बाद में क्या लिखा देखो, the buyer is not bound to accept. सीधी बात है बच्चों, buyer is not bound to accept these goods. उल्टा buyer वो goods seller के मुंह पे मार देगा। The buyer is not bound to accept and pay for the goods for which are not in accordance with description of the goods. Bacha, I hope you got the second point also. बराबर है, sell by description. Second paragraph. Thus, it has to be determined whether
buyer has undertaken to purchase the goods by their description, or whether the description was essential for identifying the goods where the buyer had agreed to purchase it. If that is required and the goods are tendered do not correspond with description, it would be a breach of condition entitling the buyer to reject the goods. बराबर है बच्चे, चाहे बायर अपना परचेस करते समय डिस्क्रिप्शन दे कि मुझे कैसे गुड्स चाहिए, या सेलर सेल करते समय गुड्स को डिस्क्राइब करें, दोनों ही केस में अगर बायर को गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिला तो बच्चों बायर हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. एंड तीसरा लाइन बच्चों एग्जांपल से पहले, it is condition which goes to the root of the contract and the breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not. बराबर है बच्चों, एक सीधा सा सिंपल सा लॉजिकल आंसर है. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिस्क्रिप्शन के एंगल से हुआ है एंड बायर को गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है तो बच्चों वो सीधे से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, गुड्स को रिजेक्ट कर देगा. गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, किया नहीं किया, ये इमटेरियल हो जाता है. लॉजिक ये है कि अगर गुड्स आर नॉट एज पर द डिस्क्रिप्शन, बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. डू यू एग्री विद दिस बच्चों? मान लो आपने भी अमेज़न पर कोई अच्छा सा जो वो लोग का नहीं का गुड्स रहता है स्क्रीन पे, उसे देखकर कलर चॉइस करके आपने ऑर्डर किया एंड मान लो बच्चा आपके मन मुताबिक वो गुड्स नहीं आया, जो आपने चॉइस किया था वो गुड्स नहीं आया, तो बच्चों आप रिजेक्ट करोगे कि नहीं गुड्स को? यस और नो? यस, गिव द रिस्पॉन्स. अब एक बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल आपको ये भी परफेक्टली क्लियर हो जाएगा. देखो, ए एट कोलकाता सेल्स टू बी. सेलर कोलकाता का जो है वो बी बायर को क्या बेच रहा है बच्चों? 12 बैग्स ऑफ, पढ़ो क्या लिखा है, वेस्ट सिल्क. एंड ये गुड्स बच्चों वेस्ट सिल्क 12 बैग्स ऑफ वेस्ट सिल्क ए ने बी को 12 बैग्स सेल किया एंड ये गुड्स मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, बराबर है बच्चों, ट्रक से आ रहा है, भेज भी दिया बायर के पास. नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सिल्क शैल बी सच एज नोन इन द मार्केट एज वेस्ट सिल्क. एंड अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट, B is entitled to reject the goods. बच्चा, have you understood the example? A ने B को कौन सा सिल्क बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था? किस सिल्क का डिस्क्रिप्शन हुआ था बच्चों? किस सिल्क का डिस्क्रिप्शन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट करते समय? टाइप करो जरा, नाम टाइप करो, स्पेशल नाम जो मार्केट में उस सिल्क को हम बुलाते हैं, वेस्ट सिल्क, बराबर है, मार्केट में उसका नाम ही है, फेमस है, वेस्ट सिल्क. अब मुझे बताओ, अगर बायर को वेस्ट सिल्क नहीं मिला, सेलर ने कुछ और ही सिल्क भेज दिया, जो सिल्क भेजा वो वेस्ट सिल्क नहीं था, कुछ और ही है, तो क्या लगता है आपको, बायर ने गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि रिजेक्ट कर देनी चाहिए? हेलो, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि रिजेक्ट कर देनी चाहिए? आप बायर हैं तो आप क्या करेंगे? ऑलमोस्ट सभी ने बच्चों ने आंसर लिखा है रिजेक्ट कर देंगे. बात सही है बच्चों, रिजेक्ट कर देंगे. क्यों नहीं करेंगे रिजेक्ट? एंड रीजन क्या देगा बायर? देखो भैया सेलर, द गुड्स आर नॉट एज पर द डिस्क्रिप्शन. हमारे बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो ये क्लियरली डिस्क्राइब किया गया कि आप मुझे वेस्ट सिल्क नाम का सिल्क सेल करेंगे.
एंड डिलीवर करेंगे। बट आपने जो सिल्क मुझे डिलीवर किया, दैट इज नॉट वेस्ट सिल्क, दैट इज समथिंग एल्स। तो बायर यहाँ पर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, बायर को राइट्स मिलेगा गुड्स को रिजेक्ट करने का, बिकॉज गुड्स आर नॉट एज पर द डिस्क्रिप्शन। बच्चों सेकंड एग्जांपल में भी वो लोग कुछ ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा देखो क्या बोल रहे हैं। अ शिप was contracted to be sold. A ship was contracted to be sold as copper fastened vessel. बच्चों मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में शिप जो है ना, शिप पानी में चलने वाली शिप, हेलो, उसको भी हम गुड्स बोलते हैं। इंग्लैंड में जो पानी में बड़ी बड़ी शिप चलती है ना बच्चों, उसको भी हम गुड्स कहते हैं, क्योंकि मूवेबल हो जाती है ना, वाटर में जाने के बाद वो भी मूवेबल हो जाती है। हेलो, गुड्स का डेफिनेशन याद है ना बच्चों, ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो शिप भी एक गुड्स है। एंड बच्चों ये जो शिपिंग कंपनी है, सेलर, बराबर है, उसने बायर को एक शिप बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, वेसल वेसल। एंड बच्चों वो जो वेसल बेचेगा शिपिंग कंपनी बायर को, क्लियर कट ये डिस्क्रिप्शन के साथ बेचेगा कि वो वेसल कॉपर फास्टेंड वेसल होगा, बराबर है। कॉपर एक पर्टिकुलर का धातु होता है, मिनरल होता है, उससे बच्चों क्या बोलते हैं उसको, कवरिंग करके एक फिटिंग वाला जो पॉइंट होता है ना बच्चों, मतलब एक वेसल बनाने के लिए कॉपर की भी जरूरत पड़ती है। पूरा लकड़े का रहता है, लेकिन जहां जहां कुछ फिट करना है वहां कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा क्लियर कट शिपिंग कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम जो शिप बेचेंगे वो कॉपर फास्टेंड वेसल होगी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ बच्चों, रियलिटी में एक्चुअली क्या हुआ देखो, बट एक्चुअली इट वाज ओनली पार्टली कॉपर फास्टेंड। शिपिंग कंपनी ने पहले क्या डिस्क्राइब किया कि हम पूरी शिप को कॉपर फास्टेंड वेसल के एंगल से बनाएंगे, लेकिन बाद में उसको पूरा कॉपर फास्टेंड बनाने के बजाय सिर्फ थोड़ा ही पोर्शन कॉपर फास्टेंड करके बेचा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, क्या ये वेसल जो सेलर ने सप्लाई किया बायर को, क्या ये डिस्क्रिप्शन के साथ टैली होता है? जो पहले डिस्क्राइब किया गया था गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करते समय, क्या उसके साथ टैली हो रहा है? डज इट corresponds with the vessel which was described by the seller earlier? हेलो बच्चों, बात हुई थी फुल्ली कॉपर वेस्टेंट वेसल की, बट एक्चुअली इट वाज सप्लाइड पार्टली कॉपर वेस्टेंट फास्टेंड वेसल। तो बच्चों सीधी बात है, गुड्स आर नॉट करस्पॉन्डिंग विथ डिस्क्रिप्शन। गुड्स जो दिए गए हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ टैली नहीं होते। एंड बच्चों यहाँ बायर को राइट है कि वो गुड्स को रिटर्न कर दे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन एक बात और है, अगर वो रिजेक्ट नहीं भी करता है तो एटलीस्ट ही कैन क्लेम, क्या बोलो, डैमेजेस। आई होप यू अंडरस्टूड। मान लो चलो कि बायर ने वो शिप ले भी लिया, लेकिन सेलर ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो उसके लिए बायर उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो बच्चों मुझे बताओ, याद करके बताओ, अगर जहां गुड्स रिजेक्ट कर सकता था बायर, लेकिन बायर ने रिजेक्ट नहीं किया, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया एंड डैमेजेस क्लेम कर लिया, बच्चों आपको लगता नहीं ये लाइन जाना पहचाना है? इसका मतलब बायर ने एग्जैक्टली क्या किया गुड्स एक्सेप्ट करके? कम ऑन टाइप, बायर ने यहाँ गुड्स एक्सेप्ट करके एग्जैक्टली क्या किया? कैन एनीवन राइट दैट आंसर? मैं सुन लूंगा ना तो थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाऊंगा बच्चों कि कहीं ना कहीं ये टफ लैंग्वेज आपको क्लियर हो रही है। जहां बच्चों बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता था बिकॉज इट वाज ओनली पार्टली कॉपर फास्टेंड वेसल,